वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टिव रेडिएशन चैप्टर 7 का बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। कौन सा? चैप्टर 7 इवोल्यूशन का, 12th बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पढ़ने वाले हम? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है हमको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। एंट्रेंस एग्जाम से याद आया कि ये वाला जो टॉपिक है इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब कम से कम पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन, नीट के पेपर में, या अगर सीयूईटी की बात कर रहे हो तो एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा जो तुम्हें पूछेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है एडेप्टिव रेडिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन वाला जो कंसेप्ट है वो दिया किसने था। तो ये उसी साइंटिस्ट ने दिया था जिन्होंने बोला था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन ना बोल के जिन्होंने ये बोला था कि जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है ना, उसको गलत डिसअप्रूव किया था। और कौन थे ये साइंटिस्ट? चार्ल्स डार्विन। कहाँ गए थे वो? गैलापागोस आइलैंड। किस पे बैठ के गए थे वो? अपनी शिप पे। उस शिप का नाम क्या है? HMS बीगल। अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, लिटरली यही क्वेश्चंस आते हैं कि चार्ल्स डार्विन कौन सी शिप पे बैठ के सी वॉयज पे निकले थे और कौन से आइलैंड में पहुंचे थे, और फिर कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो देखो जरा, तो डार्विन ने ही सबसे पहले क्या बोला था कि ऐसे स्पेशल क्रिएशन वाली कोई थ्योरी नहीं होती कि आज जितने स्पीशीज लोग दिख रहे हैं एक्चुअली जब अर्थ बनी थी तब इतने ही थे और फ्यूचर में भी इतने रहेंगे। ये उन्होंने बोला था सब बकवास है। एक्चुअली होता है इवोल्यूशन, टाइम टू टाइम कुछ कुछ सिमिलरिटी मिलती चलेंगी। एक कोई मेन सोर्स रहेगा, मतलब एक कोई मेन स्पीशीज होगी, उसी में थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहेंगे म्यूटेशन के कारण। इसलिए म्यूटेशन रैंडम होता है और साथ में नेचुरल सिलेक्शन होता चलेगा, तो इवोल्यूशन होता चलेगा। और रिजल्ट ये होगा कि एक बड़े टाइम फ्रेम के बाद देखोगे ना, जब तुम उस पर्टिकुलर स्पीशीज को, ऐसा लगेगा कि ये एकदम अलग कंप्लीट डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म हो गई है। तो ये सब कुछ उन्होंने कहाँ गए थे ऑब्जर्व करने के लिए? गैलापागोस आइलैंड। किनको ऑब्जर्व किया था? चिड़िया को। उसी चिड़िया को हम फिंचेस बोलते हैं। बाद में इन्हीं फिंचेस का नाम डार्विन फिंचेस रखा गया। ठीक, तो यही सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ उसी को हम पढ़ने वाले कि उन्होंने एक्चुअली जाके किया क्या, किस बेसिस पे उन्होंने बोला कि सिमिलरिटीज हैं, तो वही सब अब पढ़ने वाले। तो देखो जरा, डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। There he observed an amazing diversity of creatures. बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखी उनको। Of particular interest, small beak bird which are known as Darwin finches amazed him. मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने ये जो कंक्लूजन निकाला, वो गैलापागोस आइलैंड पे तो गए थे पर उसमें भी उन्होंने किसको देखा, किसको ऑब्जर्व किया? चिड़ियाओं को, छोटी चिड़ियाओं को जिनमें छोटी बीक थी, और उनका नाम क्या था? फिंचेस, मोर स्पेसिफिकली डार्विन फिंचेस। ठीक, देखो जरा, देयर वर मेनी वेराइटी ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। तो एक ही आइलैंड पे बहुत सारी क्या मिली? वेराइटी मिली। तो ये देख सकते हो अगर तुम मैप पे, तो ये क्या है? गैलापागोस आइलैंड है, पैसिफिक ओशियन में मिलता है। तो सोचो वो इतना ट्रैवल करके कहाँ गए? गैलापागोस आइलैंड। अच्छा, यहीं से आइलैंड से याद आया, जल्दी बताओ, एक और साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट ने एक साथ एक ही चीज बोली थी। एक तो हो गए डार्विन, दूसरे कौन से थे? वैलिस। अच्छा, जैसे डार्विन गए थे गैलापागोस आइलैंड पे, जल्दी बताओ वैलिस कहाँ गए थे? मलय आर्चिपेलागो। ये याद रखना है। सोचो, 2 साइंटिस्ट 2 अलग अलग आइलैंड पे गए, ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन निकाला और सेम कंक्लूजन निकला। और वो कंक्लूजन क्या कर रहा था कि जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है उसको डिसअप्रूव कर रहा था। इसलिए 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा क्या हुआ? अपोजिशन हुआ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का। ठीक, आगे देखो, ऑल द वेराइटी ही कंजक्टेड इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। उन्होंने जितनी भी वैरायटी देखी, उन्होंने बोला यहाँ आइलैंड में ही क्या है? कुछ कुछ चेंजेस है, बिल्कुल माइन्यूट चेंजेस थे, वही अब पढ़ने वाले। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर, मतलब एक्चुअली कौन था उस फिंचेस में? सबसे ओरिजिनल कौन सी थी? जो सीड ईट करती थी, मतलब जो बीजे खाती थी, वो थी। अब उसी में से क्या हुआ? उन्हीं में से अलग अलग फॉर्म्स चेंज हुए, मतलब उन्हीं में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन आए, उन्हीं में कुछ कुछ म्यूटेशन आए, कुछ इस तरह से बोल सकते हैं अपन। देखो जरा, फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स Many other form with alternate beak arose। मतलब एक कॉमन फीचर था जहां से, मतलब डार्विन फिंचेस ओरिजिनली जब वो गए गैलापागोस आइलैंड पे, उन्होंने देखा कि एक कॉमन बर्ड है, या एक जो जिनका ईटिंग हैबिट क्या है कि वो सीड खाती है, बीजे खाती है। उसी में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन हुए और वहीं से अलग अलग वेराइटी बन गई अलग अलग फिंचेस की।
ठीक, आगे देखो, इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन, मतलब ओरिजिनली सिर्फ सीड खाने वाली चिड़िया थी, पर उसी के बीक में मॉडिफिकेशन आए, और मॉडिफिकेशन टाइम के साथ ऐसा आया कि वो सीड को छोड़ के, मतलब ईटिंग हैबिट ही कंप्लीटली चेंज होती चली गई। कहाँ सीड और कहाँ वो बन गए इंसेक्टिवोरस, कहाँ कुछ बर्ड्स बन गए प्योर वेजिटेरियन, है ना। आई बात समझ, देखो This process of evolution of different species in a given, ये line important है, this process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other area of geography is called adaptive radiation। देखो रेडिएशन का मतलब क्या होता है, अगर तुम बोलोगे तो मैम बहुत रेडिएशन है, तुम बताओ ना रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, कि बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, हाँ ठीक है, लाइट आ रही है या एनर्जी आ रही है, ज्यादा करेक्ट है वर्ड बोलना, एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ बोल रही रेडिएशन मतलब जैसे अपन लाइट बोलते तो लाइट को कैसे दिखाते, बताओ जल्दी, ऐसे ऐसे लाइट है ना, जैसे सन जैसे जो हमारा सन है वो ऐसे ऐसे रेडिएट कर रहा है, जैसे बचपन वाला जो डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। अब उन्होंने वही रेडिएशन मतलब हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, अलग अलग स्पीशीज डेवलप होती जा रही, मॉडिफाई होती चल रही, उनमें एडेप्टेशन आते चल रहे हैं, ठीक। और क्या वर्ड लिखा है, एडेप्टिव रेडिएशन, मतलब है ओरिजिनल एक ही स्पीशीज, सेम सोर्स है, ठीक है, सेम सोर्स है, सोर्स बोलो या सेम स्पीशीज है, उनकी ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग, या ऐसा ना बोल के हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेम सोर्स है चिड़िया का, या सेम एक ही स्पीशीज है ओरिजिनल, ठीक है, मतलब ओरिजिनल एक ही है, पर अलग अलग डायरेक्शन में सिंस म्यूटेशंस आते जा रहे हैं और हैबिटेट चेंज होता चल रहा है, तो जैसे म्यूटेशन आ रहे हैं उस म्यूटेशन के अकॉर्डिंग वो उस हैबिटेट में ढलती जा रही हैं। तो एक ही स्पीशीज थी, पर सपोज करो कि इसी स्पीशीज, सपोज करो कि 100 चिड़िया थी, ठीक है, जो सारी की सारी क्या खाती थी, सीड ही खाती थी, पर अगली वो अपनी प्रोजेनी बढ़ाती गई बढ़ाती गई बढ़ाती गई, अब किसी में कुछ रैंडम म्यूटेशन आ गया, ठीक, रिजल्ट ये हुआ कि जो बड़ी बीक होनी चाहिए थी वो एकदम ना पतली बीक में कन्वर्ट हो गई, कुछ इस तरीके से म्यूटेशन आ गया। मतलब अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में देखूंगी तो मुझे लगेगा कि हाँ एक्चुअली ऐसी चिड़िया थी, पर ये वाली चिड़िया कुछ बीमार है, अब मेरे को तो ऐसे लगेगा ना कि ये बीमार है या इसमें कुछ डिफेक्ट आ गया। अब ये डिफेक्ट तो है, पर ये कैसा हुआ, म्यूटेशन हुआ, बट ये डिफेक्ट इसके फेवर में गया। फेवर में गया मतलब अब सपोज करो सीड, सारी की सारी सीड खा रही थी, सीड खाने के लिए था बहुत ज्यादा कंपटीशन, अब इसके पास ऑप्शन ये है कि वो या तो छोटी सीड खा ले, या तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स के तरफ अपना पूरा फूड जो फीडिंग हैबिट है उसको कन्वर्ट कर दे। कुछ आ रही है कहानी समझ में, मैं क्या बोल रही हूँ कि ओरिजिनली पॉपुलेशन में तो मेरे को मेजॉरिटी यही दिखेंगी, पर कुछ में म्यूटेशंस आया, जो मैं एज अ आउटसाइडर अगर देखूंगी मुझे लगेगा अच्छा कॉमन में मेजॉरिटी चिड़ियाओं के पास कुछ इस तरीके की बीक है जो सीड खाती है, पर कुछ कुछ चिड़िया अलग दिख रही है। क्यों अलग दिख रही है, उनमें आया म्यूटेशन, म्यूटेशन का ये रिजल्ट हुआ कि कुछ की बीक ऐसी हो गई, कुछ की बीक इस तरीके से हो गई, और कुछ की बीक एकदम पतली बन गई, ठीक। अब ये पतली वाले के पास ये ऑप्शन था कि या तो छोटे छोटे बीजे खा ले, क्योंकि ज्यादा बड़ा सीड वो खा नहीं सकती थी, या तो वो कंप्लीटली ही चेंज करके या तो फ्रूगीवोरस बन जाए, मतलब नेक्टर पीना शुरू कर दे, या तो फिर छोटे छोटे इंसेक्ट खाना शुरू कर दे। अब देखो, अब यहाँ कैच क्या है, बोलोगे मैम ये ऐसा क्यों करेगी, तो समझो बात को कि सीड खाने के लिए था, सिंस मेजॉरिटी यही थी, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कुछ आ रहा है समझ में, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसने बोला जब इतना मेहनत है और जाके बीज ही खाने हैं, तो मेरे पास सिंस म्यूटेशन के कारण मेरी चोंच अलग डेवलप हो चुकी है, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं जाके फ्रूट जूस भी पी लेती हूँ और छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी खा लेती हूँ, या फिर सिर्फ फ्रूट जूस पी लेती हूँ। तो अब देखो इसको म्यूटेशन के कारण क्या हुआ, फायदा हो गया कि वो छोटे सीड्स तो अभी भी खा सकती, पर हाँ इसके कंपेयर में इतने नहीं खा सकती, पर इसका फूड हैबिट इसने चेंज कर डाला, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि सिंस म्यूटेशन हुआ था और उसने देखा यार हैबिटेट में अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो चलो क्या करते हैं उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब ओरिजिनली ये चिड़िया निकली कहां से थी, इसी का म्यूटेंट वैरायटी है, पर सिंस आसपास हैबिटेट की डिमांड थी, नेचर की डिमांड थी, और उसने बोला इतनी मेहनत क्यों करनी, क्योंकि कोई फ्रूगीवोरस बर्ड ही नहीं है, तो पूरा का पूरा खाना तो मेरा, कहीं भी जाऊं इजीली मेरे को फ्रूट जूस मिल जाएगा, इजीली नेक्टर पीने को मिल जाएगा। वही यहाँ पे इसका नंबर ज्यादा था तो कंपटीशन ज्यादा हुआ। क्लियर। अब होगा क्या, एक बात बताओ, यही चीज अगर तुम थोड़े लंबे फ्रेम में देखोगे
तो होगा ये कि इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहीं ये बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करेगी क्योंकि इसका तो कंपटीशन ही कोई नहीं है ना। अब इसके पास से फ्रूट जूस है और वहां पे उन सबको लड़ना है, किसके लिए? सीड के लिए, क्योंकि वो सारी की सारी क्या है? सीड ईटिंग बर्ड्स है। ठीक, अब देखो कुछ टाइम बाद अगर मैं देखूंगी तो ये अपनी प्रोजेनी बहुत सारी बढ़ा देगी। हुआ क्लियर? तो अब मैं जब ऐसा देखूंगी तो मुझे लगेगा अच्छा, सिंस अब इसकी प्रोजेनी मुझे बड़ी हुई दिखेगी तो ऐसे लगेगा अच्छा ये अलग बर्ड है और वो अलग बर्ड है, पर एक्चुअली ये उसी से ओरिजिनेटेड है। हुआ क्लियर? तो हुआ क्या था? म्यूटेशन हुआ था और साथ में वो हैबिटेट में ढल भी गई। तो हुआ ये कि रेडिएशन हुआ। रेडिएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि म्यूटेशंस हो रहे हैं और सिंस अलग अलग हैबिटेट भी चूज करते जा रहे, फीडिंग हैबिट भी चूज करते जा रही, सेम ऐसी उसी में से उसी टाइम पे एक और म्यूटेशन हुआ था या कुछ टाइम बाद और म्यूटेशन हुआ, बी कुछ इस तरह बन गई। अब ये सिर्फ सीड खा सकती थी और ये शिफ्ट हो गई किसमें कि मैं तो भैया इंसेक्ट्स ही खाऊंगी। ठीक है, अब ओरिजिनली जब ये आई इसके पास वापस इसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है, इसको लगा सीड्स भी खा सकते हैं, इंसेक्ट्स भी खा सकते हैं, पर सिंस इसका बीक का साइज कुछ इस तरह से बना था तो इसने बोला मैं इंसेक्ट्स खा लेती हूँ क्योंकि सारी की सारी वापस सीड खाने में ही लगी है, तो मेरे पास ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि मेरे पास इंसेक्ट्स खाने का भी ऑप्शन है। अब एक लंबे टाइम फ्रेम के बाद जब मैं देखूंगी तो इसकी ये भी अपनी प्रोजेनी बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है? फीडिंग के लिए भयंकर कंपटीशन चल रहा है। वही यहाँ पे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। तो देखो बात समझो, दोनों या तीनों जन ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? इसी वाले से हुई है, मतलब ओरिजिनल स्पीशीज। जैसे जो रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन कहाँ से निकलता है? एक सोर्स रहता है, अलग अलग डायरेक्शन में एनर्जी लिबरेट होती है। तो देखो यहाँ एनर्जी रेडिएट होती है, तो सेम सोर्स है, मतलब ओरिजिनल इन तीनों के फॉर्मेशन के लिए यही स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल है। और ये स्पीशीज कैसी है? सीड ईटिंग है, सीड ईटिंग बर्ड है। ठीक है, पर टाइम के साथ क्या आया? म्यूटेशन आया। ये अलग बात है कि जो म्यूटेशन उनके फेवर में गए और हैबिटेट में भी ढलते गए, उनका पूरा फीडिंग हैबिट चेंज हो गया और एक लंबे टाइम के बाद जब मैं देखूंगी मुझे लगेगा ये चिड़िया अलग है, वो चिड़िया अलग है, बट एक्चुअली ये उसी से ओरिजिनेटेड है। तो यही होता है कि जब सोर्स सेम हो, ओरिजिनल स्पीशीज एक ही हो, उसी से अलग अलग डायरेक्शन में म्यूटेशंस के कारण फिर नेचुरल सिलेक्शन भी फेवर करता है। मतलब सिर्फ एक नहीं है कि सिर्फ म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्लाइमेटिक चेंज मतलब वही एनवायरमेंटल में आ गया, मतलब एबायोटिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। रिजल्ट ये हुआ कि एक ही स्पीशीज से मॉडिफिकेशन हुए, एडेप्टेशन हुए और एक नई ही स्पीशीज बन गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब एक्चुअली अच्छा एक और चीज, एडेप्टिव रेडिएशन के लिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें अपने आंसर में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? कि इवोल्यूशन तो हो रहा है, डिफरेंट स्पीशीज भी बन रही है, पर किस में? एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में। ठीक है, एक जगह से शुरू हुई, मतलब ओरिजिनल एक स्पीशीज थी, पर जैसे जैसे स्पीशीज ने ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू किया, म्यूटेशंस भी आते चले गए, एडाप्ट भी होते चले गई वो, और एक ही सोर्स से अलग अलग चीजें बनती चली गई। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? एडाप्टिव रेडिएशन। हुआ क्लियर? अच्छा क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे वो पूछ लेते कि विद एन एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टिव रेडिएशन। ज्यादा से ज्यादा आएगा सेक्शन बी का क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क में या कॉम्बिनेशंस में। ठीक, चलो आगे मूव करते हैं। अब देखो वही वो बोल रहे हैं, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitat, one can call this convergent evolution। अब जल्दी बताओ मुझे, convergent evolution मैंने 2 टाइप के evolution पढ़ाए थे तुमको, कौन से? जब homologous organ होते हैं, homologous organ मतलब स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग अलग है। ठीक, तो वहां क्या होता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि सोर्स मतलब फंक्शन तो स्ट्रक्चर तो सेम है। जैसे एग्जांपल याद करो कि एक चमगादड़ का पंख देख लो, एक इंसान का हाथ देख लो और एक चीता का 4 लिम्ब देख लो, तीनों के 4 लिम्ब देख लो। एक उड़ने में मदद कर रहा है, एक दौड़ने में मदद कर रहा है और एक काम करने में मदद कर रहा है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरली बोन का स्ट्रक्चर सेम, एक यहाँ पे एक बोन है, यहाँ रेडियो अल्ना है, या कार्पल है, या मेटाकार्पल है, या फेलिंजेस है, ये सब सेम है, सब में सेम है, पर सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। तो ये क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या करवाते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसी का उल्टा क्या था कि फंक्शन सबके सेम हो, जैसे एक चिड़िया के पंख हो गए और एक बटरफ्लाई के पंख हो गए, दोनों क्या कर रहे हैं? उड़ने में ही मदद कर रहे हैं, पर एनाटॉमिकली या स्ट्रक्चरली दोनों अलग अलग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अलग अलग जगह से आए और एक जगह मर्ज हुए। अब ये लाइन क्या बोल रहे हैं कि जब अलग अलग जगह या 2-3 एडाप्टिव रेडिएशन मर्ज होते हैं। अब एडाप्टिव रेडिएशन मतलब थी तो एक ही चिड़िया,
अलग अलग हैबिटेट में चली गई। अब ऐसे अलग अलग हैबिटेट हुए, अलग अलग हैबिटेट, हर जगह से हैबिटेट एक जगह आ गया, पर्टिकुलर एक जगह आ गया, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में आ गया। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, सिंस इस जोग्राफिकल एरिया में हैबिटेट सेम है, तो सेम है मतलब सेम टाइप का उनको फंक्शन करना पड़ेगा, इसीलिए पर स्ट्रक्चरी मतलब बन के उनके सोर्सेस अलग अलग है, अंदर से वो सब अलग अलग है, पर सिंस हैबिटेट कॉमन शेयर कर रहे हैं तो एक ही टाइप का नेचर या बिहेवियर उनको शो करना पड़ेगा। तो ये किस टाइप का एवोल्यूशन हुआ, ये हुआ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट क्यों, अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन से आ रहे हैं, अलग अलग सोर्सेस से आ रहे हैं, पर सिंस एक ही जोग्राफिकल एरिया में वो कन्फाइंड है या एक ही हैबिटेट में वो कन्फाइंड है, एक ही एरिया उनको शेयर करना है, एक जैसा ही सारी चीजें उनको टॉलरेट करनी है। तो सिंस ये किसका एग्जांपल हुआ कि जब 2-3 एडेप्टिव रेडिएशन आ जाते तो वो क्या बना देते, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। वही उन्होंने लिखा है कि देखो व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव ऑकर्ड इन एन आइसोलेटेड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसको क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब यहां देखो मार्सुपियल रेडिएशन, अब मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म कहां मिलते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो ये बात समझो कि ऑस्ट्रेलिया का भी पूरा मतलब जब बहुत समय पहले की बात है, जब ये ऐसा ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया या एशिया, ये सब अलग अलग नहीं थे, एक ही मतलब एक ही लैंड मास के पार्ट थे बहुत पहले, अर्थ के पहले, है ना, अर्थ के पहले नहीं, मतलब एकदम प्रिमिटिव टाइम में। तो हुआ क्या था कि सिंस ऑस्ट्रेलिया इसी का पार्ट था तो सोर्स तो एक ही था, मतलब जो भालू एशिया साइड में मिलता था वो यहाँ भी मिलता था, जो वोल्फ जो भेड़िया एशिया एरिया और अफ्रीका एरिया में मिलता था वो ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता था। फिर उसके बाद जो चूहा रैट, जो चूहा तुमको एशिया साइड में और अफ्रीका साइड में मिलता था वो ऑस्ट्रेलिया साइड में भी वही सेम मिलेगा, क्योंकि एक ही लैंड का पार्ट है वो, ठीक है। उसके बाद जो कोआला, अब कोआला बोलो या उसी का पैरेलल तुम पांडा बोलो, ठीक है, या जो मोल या जो तुम्हारे स्पाइडर है ना, तो जो स्पाइडर तुमको स्पाइडर नहीं, जो स्क्विरल है, ठीक है, स्पाइडर क्या बोल रहे हैं, जो स्क्विरल है जो तुमको इस एशिया अफ्रीका रीजन में मिलती थी वही ऑस्ट्रेलिया में मिलती थी, क्योंकि लैंड सब कुछ सेम था। बट हुआ क्या, टाइम के साथ ऑस्ट्रेलिया ड्रिफ्ट हो के एकदम अलग कॉन्टिनेंट भी बना और एक अलग जगह भी चला गया, मूव होते चला गया। तो अब ये एरिया कैसे बन गया, ऑस्ट्रेलिया कैसे बन गया, जोग्राफिकल आइसोलेटेड। तो अब टाइम के साथ ये जितने भी जानवर कभी कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करते थे अफ्रीका एशियन रीजन वाले ऑर्गेनिज्म से या अफ्रीका एशियन रीजन वाले एनिमल से, अब सिंस वो जोग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया में होने लगे, धीरे धीरे उनका हैबिटेट चेंज होने लगा। तो अब मैं जब एक बहुत टाइम के बाद जब इनको ऑब्जर्व करूंगी और अफ्रीका वाले सेम ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करूंगी, मतलब यहाँ के वुल्फ को और यहाँ के वुल्फ को ऑब्जर्व करूंगी, मुझे एकदम अलग पैटर्न दिखेगा। क्यों, क्योंकि वही हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है। थे तो कॉमन एंसेस्टर, अब कॉमन एंसेस्टर अभी भी अफ्रीका में मिल रहे हैं, ठीक है, पर ये ड्रिफ्ट होके अलग चला गया तो वहां हैबिटेट चेंज हो गया, फीचर्स चेंज हो गए, फिनोटाइप चेंज हुआ। फिनोटाइप क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जीनोटाइप चेंज हो गया। जीनोटाइप क्यों चेंज हुआ, क्योंकि म्यूटेशन हो गया, धीरे धीरे म्यूटेशन होता चला गया। ऐसे नहीं एक रात का म्यूटेशन नहीं था, धीरे धीरे टाइम के साथ म्यूटेशन होने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि जब आज मैं वही स्क्विरल को कंपेयर करूं अफ्रीका वाले फ्लाइंग स्क्विरल को और वही स्क्विरल मैं ऑस्ट्रेलिया वाले को कंपेयर करूं, मैं एकदम दो अलग अलग, ऐसे लगे एकदम दो अलग अलग है वही, कॉमन सोर्स एक ही है पर अलग अलग है। तो वही याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है कि जो ऑर्गेनिज्म अपन को ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मार्सुपियल्स ऑर्गेनिज्म। और वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, मार्सुपियल रेडिएशन का एग्जाम्पल है। तो सेम तुमको रैट जो है एशियन अफ्रीकन रैट भी मिलेगा, पर वही मार्सुपियल रैट तुमको उसके फिनोटिपिक फीचर्स अलग अलग मिलेंगे। देखो पूंछ अलग है, ठीक है। उसके बाद वही कैट, ठीक है, वही कैट तुमको एशियन अफ्रीकन रीजन में अलग मिलेगी और वही जो मार्सुपियल टाइगर कैट मिलेगी वो एकदम अलग मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो वॉम्बैट है ना, जो बेसिकली वॉम्बैट जो मैंने भालू बोला एकदम, तो यहाँ का भालू का मेरे को फीचर्स अलग मिलेंगे। वही जो मार्सुपियल जो हमारा वॉम्बैट है उसकी फीचर्स अलग मिलेंगे। कॉमन एंसेस्ट्री कहीं और थी पर जोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण क्या हुआ, उनमें एडेप्टिव रेडिएशन। उसके बाद कोआला देख लो, मोल देख लो, वुल्फ देख लो। अब ऐसा वुल्फ का पैटर्न तो किसी में नहीं आता, पर हुआ टाइम के साथ चेंज होता चला गया, ठीक
हुआ क्लियर? तो ये कब होता है? जब कोई एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया मेन लैंड से क्या हो जाता है? आइसोलेट हो जाता है, अलग हो गया। तो अब उसमें क्या हुआ? उसमें चेंजेस आने लगे, है ना? मतलब चेंजेस तो यहां भी आ रहे थे, पर अब वो चेंजेस सिंस वापस इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, तो वहां की स्पीशीज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा लगेगा एकदम अलग स्पीशीज है। बल्कि ऐसा नहीं है, इनकी कॉमन एंसेस्ट्री तो यहीं से गई है, बस क्या हुआ है उनमें? एडाप्टिव रेडिएशन। हुआ क्लियर? और यही एडाप्टिव रेडिएशन सिर्फ एक में तो नहीं हुआ। अब सोचो, ये कितने सारे अलग अलग सारी स्पीशीज है, सब में एडाप्टिव रेडिएशन हुआ, तो अलग अलग एडाप्टिव रेडिएशन एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन में आ गए, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। हुआ क्लियर? चलो आगे देखते हैं इसी का और एग्जाम्पल। अब वही उन्होंने कंपेयर किया, यही जो मैं ऐसे बता रही थी ना, अब उन्होंने पूरा कंपेयर करके एक एक चीज दिखाई है। प्लासेंटल एनिमल इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन इन evolving into varieties of such placental mammal, each of which appear to be similar to the corresponding marsupial, placental wolf and Tasmanian wolf marsupial। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। तो देखो, एक है प्लासेंटल मैमल, मतलब जो उनका मेन सोर्स था, जो अफ्रीका वाले एरिया में मिलता था, अफ्रीका एशिया रीजन में, अब वो यहाँ भी मिलता था, पर वो ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो गया। तो अब अगर दोनों को कंपेयर करोगे, एकदम ही अलग दिखने लगे। एग्जाम्पल, ये प्लासेंटल मोल को देखो और एक मार्सुपियल मोल को देखो, हैबिटेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आ गए। उसके बाद एंट ईटर को देखो और वही यहाँ के एंट ईटर को देखो, देखो एकदम ही डिफरेंट फीचर्स आ गए। अब कहने को तो सोर्स उनका कॉमन ऑर्गेनिज्म से ही वो इवॉल्व हुए हैं, पर एकदम ही अलग स्पीशीज जैसे दिख रहे हैं। सेम देखो, ये माउस को देखो जो नॉर्मल हमारा प्लासेंटल माउस है, और ये तुम्हारा मार्सुपियल माउस को देखो, एकदम अलग। ठीक, उसके बाद लेमूर के देखो, सेम यहाँ पे स्पॉटेड कस्कस एकदम अलग हो गया। यहाँ देखो फ्लाइंग स्क्विरल एकदम अलग है, फ्लाइंग फैलेंजर एकदम अलग है। ठीक है, उसके बाद बॉब कैट अलग है, ये तस्मानियन टाइगर कैट एकदम अलग है। क्यों हो है? अब सोर्स तो कॉमन था, पर फिनोटाइप चेंज होता चला गया, चेंज होता चला गया। वोल्फ देखो और ये तस्मानियन वोल्फ देखो, एकदम अलग। अब इसमें ये डायग्राम बेस्ड में बहुत कम रेयरली, मतलब 100 में से एक बार अगर उन्होंने कोई डायग्राम का कंपेयर करके दिया होगा, फिर वो डायग्राम दे देंगे और फिर पूछना, बोर्ड के लिए बता रही हूँ, कोई एक डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये किसका एग्जाम्पल है और उसको एक्सप्लेन करो। बहुत कम किया है। या तो फिर वो ऐसा करेंगे कि प्लासेंटल वोल्फ इन तस्मानियन वोल्फ मार्सुपियल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिनोमिना एंड व्हाट डज इट स्टेट। तो उस केस में ऐसा एग्जाम्पल देके भी वो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मतलब सीधे सीधे वो बोलेंगे एडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करो। ठीक, और विच काइंड ऑफ एवोल्यूशन ऑकर थ्रू दैट पर्टिकुलर फिनोमिना, तो तुमको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है। ठीक है, बहुत कम चांसेस है, पर एडेप्टिव रेडिएशन के ऊपर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू में जरूर आते ही हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे एमसीक्यू में, बहुत सारे पूरा एवोल्यूशन चैप्टर ले लेंगे, कुछ पिक कर लेंगे और मैच द फॉलोइंग में एक एडेप्टिव रेडिएशन वाला भी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, वही होगा क्या, जो चेंज आ गया, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, जो चेंजेस आए फिनोटाइप में, क्योंकि जीनोटाइप में चेंज आए थे, सिंस जीनोटाइप में चेंज आए थे तो वही प्रोजेनी में आगे पास ऑन होते चले गए। तो ये कैसी रही? इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी बन गई, और एक टाइम के बाद तो मुझे एकदम अलग ही स्पीशीज दिखने लगेगी। इट हैज अ जेनेटिक बेसिस। फिटनेस is the end result of the ability to adapt and get selected by nature। वही मैंने बोला ना कि देखो, आज भी वापस वही एक ही एग्जाम्पल देती हूँ कि हो सकता नहीं, जब कोरोना आया था तो एक एस्टिमेट किया था कि इंडिया के 1.8 मिलियन पॉपुलेशन में ऑलरेडी उनके अंदर क्या है, म्यूटेशन के कारण उनके अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंट पावर है कोरोना के अगेंस्ट। अब मुझे बताओ, अगर कोरोना आता ही नहीं तो क्या ये कभी पता चलता कि वो लोग ऑलरेडी रेजिस्टेंट है कोरोना से? कभी नहीं पता चलता, पर उनके अंदर चेंज तो है। अब सपोज करो कोरोना था वर्स, पर सपोज करो और खराब और बहुत बुरा होता कोरोना, मतलब सिर्फ किसी कोरोना पर्सन से अगर आधे घंटे में भी बात कर लो, और अगर कोई वीक है, उसका डिफेंस सिस्टम वीक है बॉडी का, WBC इम्यून सिस्टम वीक है, तो आधे घंटे के अंदर ही वो इंसान मर जाता। सपोज करो ऐसी सिचुएशन होती, इतना डेंजरस होता कोरोना, तो होता क्या कि सिर्फ वो 1.8 मिलियन लोग ही जिंदा रह पाते, बाकी पूरे के पूरे इंडिया की पॉपुलेशन साफ हो जाती। क्यों? क्योंकि वापस उनमें तो चेंजेस थे, म्यूटेशन था, अब ये पॉजिटिव म्यूटेशन था। पर अगर कोरोना आता ही नहीं तो कभी पता ही नहीं चलता कि वो रेजिस्टेंट है, मतलब इनबिल्ट ही उनके अंदर रेजिस्टेंट पावर है। ठीक, मतलब वही ना, एनवायरमेंट देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली अगर ये कोरोना और वर्स्ट होता तो जो आज हम सर्वाइव किए हम सब खत्म हो जाते। ठीक है, तो सिर्फ वो 1.8 मिलियन लोग जिंदा रहते हैं।
और फिर होता क्या कि हम सारे साफ हो जाते और फिर वही सिर्फ उतने 1.8 लोग ही अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाते। फिर जो अगली हर जनरेशन होती, मेजॉरिटी जनरेशन, हम क्या बोलते कि सारे के सारे इनबिल्ट उनके अंदर क्या है, रेजिस्टेंट पावर है। अगेन डिपेंड करता है कि जो रेजिस्टेंट वाला जीन है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है अगली जनरेशन में। ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा, ये क्या लाइन बताती है कि जो फिटनेस है वो एंड रिजल्ट किस चीज का होता है, एक तो एडेप्ट, फिर एक जो प्रोजेनी में आगे बढ़ रहा है वो, और सिलेक्ट होना नेचर में सिलेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर तुमने सुना होगा आजकल कोई एक सोर्स ऑफ लिविंग नहीं, इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखता, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखता है। क्यों? क्योंकि खुद को हम फिटनेस बताना चाहते हैं कि इनकेस अगर वर्स कंडीशन आ भी जाए तो हमारे पास इसका बैकअप है, उसका बैकअप है। सिमिलरली अगर तुम देखोगे तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बोलते होंगे कि सिर्फ पढ़ाई भी करो पर साथ में ये भी सीखो, वो भी सीखो, वो भी सीखो। क्यों? क्योंकि वो तुमको ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं, मल्टी टैलेंटेड बनाना चाहते हैं कि अगर इसमें नहीं बन जाए तो एटलीस्ट ये बैकअप रहा। क्योंकि याद रखो लाइफ में वही इंसान सरवाइव कर सकता है जो खुद को क्या प्रूव करेगा कि मैं फिट हूं। अगर एक चीज नहीं चल रही है लाइफ में, सपोज करो तुम एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट थे और वही क्रैश हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, तुम्हारा सर्वाइवल का तो क्वेश्चन मार्क लग गया। कुछ आ रही है बात समझ में? पर इसीलिए देखो नेचर भी उसी को सपोर्ट करता है जो क्या दिखाता है कि हम हर कंडीशन में सरवाइव करके दिखाएंगे। ठीक, इसीलिए मम्मी पापा इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ाई मत करो, स्पोर्ट्स भी खेलो, ये भी करो। अब तुम बोलोगे मैं, अब तुम लोग, तुम्हारा फोकस सिर्फ स्पोर्ट्स पे रहेगा, पढ़ाई भी कर लो। इसलिए मल्टी चीजें, बहुत सारी चीजें क्यों सीखनी होती है, ताकि हम आगे जाके खुद को फिट प्रूव कर सके। इनफैक्ट कंपनीज की बात करो या फिर कॉलेजेस की बात करो, अदर देन एकेडमिक्स, वो भी चाहते कि एक ऐसा कैंडिडेट उनको मिले जो क्या रहे, जो 4-5 टास्क एक साथ कर सके। ठीक है, उसी की डिमांड ज्यादा है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये लाइन याद रखनी है, बहुत बार एमसीक्यू में आ जाता है कि कौन सी दो थ्योरी जो सपोर्ट की जाती है डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। तो अपन को याद रखना है कौन सी है, ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरी कौन सी है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, अब इसी को अलग अलग तरीके से वो एमसीक्यू में भी तो पूछ ही सकते हैं, या फिर अगर वही सेक्शन बी क्या उसके सब पार्ट्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये अपने क्या है, की वर्ड है। ठीक है, कि डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन से दो मेन पॉइंट्स को सपोर्ट करता है, पहले तो ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा कौन सा, नेचुरल सिलेक्शन। हुआ क्लियर? चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट, अच्छा अब ये स्टार्ट करने से पहले तो ये सब किसके बारे, अभी तक जो भी पढ़ा अपन ने वो किसके बारे में था, डार्विनिज्म के बारे में था। क्या दो पॉइंट्स को वो मेजर सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब जब तुम और एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो इन डिटेल पढ़ोगे डार्विनिज्म, और फिर पहले कैसे डार्विनिज्म चला, फिर कुछ कुछ उसमें भी ड्रॉबैक्स दिखे, फिर वो भी रिजेक्ट हुई थ्योरी, फिर अलग थ्योरी आई, जो करेक्ट थ्योरी वो एकदम आखिर में पढ़ाऊंगी मैं। पर उसी के बीच में बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट भी आए, उन्होंने भी अपना अलग अलग टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। उन्हीं में एक साइंटिस्ट थे कौन, लेमार्क। अब इनकी जब थ्योरी सुनोगे ना बहुत मजा आएगी एकदम, मतलब उस टाइम तो लोगों ने मान ली इस थ्योरी को, पर आज ये कैसी थ्योरी में आती है, रिजेक्टेड थ्योरी। तो चलो देखते हैं क्या ऐसा उन्होंने बोला कि वो आज हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या, लेमार्किज्म या फिर लेमार्क की थ्योरी। तो क्या बोला लेमार्क ने, मतलब लेमार्क जी ने क्या कहा, तो पहली बात, लेमार्क साइंटिस्ट नहीं बोल सकते हम, नेचुरलिस्ट थे, ये ज्यादा करेक्ट है बोलना। तो देखो जरा, अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क हैज सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स had occurred but driven by use and disuse of organ। तो ये लाइन याद रखने की, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन किसने बोला था, लेमार्क ने। अब ये कहना क्या चाहते हो, है ना, अब ये मन में आ रहा होगा, तो सुनो ध्यान से। तो इनका ये कहना था कि इवोल्यूशन तो होता है, उन्होंने माना कि ये नहीं बोला कि इवोल्यूशन नहीं होता है, इवोल्यूशन तो होता है, पर उस ऑर्गेनिज्म की इच्छा अनुसार मतलब अगर उस ऑर्गेनिज्म ने एक ऑर्गन ज्यादा यूज कर लिया तो वो इवॉल्व होगा, यूज नहीं किया तो वो गायब हो जाएगा। उनका ये कहना था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और इसी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल लिया। तो उन्होंने ये कहा कि पहले कम हाइट के जिराफ होते थे जिनकी नेक लॉन्ग नहीं होती थी, ऐसी लॉन्ग नहीं होती थी, कुछ इस टाइप की थी, वो घूम रहे थे। ठीक है, अब जिराफ को देखो, कितना सुनने में भी अजीब लग रहा है। जिराफ को खाने का मन हुआ कि चलो आज से हम घास नहीं खाएंगे, हम थोड़ा ऊंचे पौधे खाएंगे।
तो उन्होंने ऊंचे पौधे खाने शुरू कर दिए। उस वजह से उनकी गर्दन का यूज, उनको ना ऐसे ऐसे मतलब जिराफ को ऐसे गर्दन एक्सटेंड करके खाना पड़ा, तो उस वजह से उसने अपनी जो गर्दन है वो ज्यादा यूज कर ली। उस वजह से हुआ ये कि टाइम से सिंस वो अब हाइटेड प्लांट्स खाने लगे, हाइटेड ट्रीज पे फीड करने लगे जिराफ, तो उनका सिंस गर्दन बहुत यूज हो गई तो वो एक्सटेंड होना शुरू हो गई। बाप रे है ना। फिर ऐसा चलता रहा, तो पहले थोड़ी एक्सटेंड हुई, फिर और एक्सटेंड हुई, फिर और एक्सटेंड हुई, और इतनी एक्सटेंड हो गई कि आज का जो जिराफ है उसकी गर्दन बहुत लंबी है। ये उनकी थ्योरी थी, पर कैसी थ्योरी है? वापस गलत, एकदम गलत छलत। अब देखो उन्होंने क्या बोला। He gave the example of giraffe who in an attempt to forage live on tall tree, मतलब जिराफ की इच्छा हुई कि हम घास नहीं खाएंगे, हम हाइटेड प्लांट के हाइटेड ट्रीज के पत्तियों को फॉर्ज करेंगे, मतलब खाएंगे। had to adapt by elongation of their neck, मतलब अब उसको इच्छा हुई कि मुझे सिंस ऊंचे पत्ती, जो ऊंचे हाइट वाले प्लांट है, प्लांट नहीं ट्रीज है, उनकी पत्तियों को खाना है, मेरी इच्छा है, प्रबल इच्छा है, मुझे उनको खाना है, तो मुझे अडेप्ट करना पड़ेगा, खुद में चेंज लाना पड़ेगा, और चेंज ये लाना पड़ेगा, मेरे को गर्दन लंबी करनी पड़ेगी। और रिजल्ट ये हुआ कि गर्दन लंबी होती चली गई, और यही उसने बोला कि ये अब मेरे जो अगले जनरेशन आएगी तो उसको भी वही हाइटेड ट्रीज की पत्तियां खाने की इच्छा होगी। तो ये जो कैरेक्टर है जो मैंने एक्वायर किया है मेहनत करके, अपनी गर्दन लंबी कर करके, तो इसको मैं अपनी अगली जनरेशन में भी भेजूंगा, और रिजल्ट ये होगा कि अब जो जिराफ दिख रहा है वो इच्छा की वजह से एंड अपनी गर्दन ज्यादा यूज करने की वजह से लंबे हो गए। आगे, as they passed on this acquired character, अभी एक्वायर कर लिया ना, मतलब सोचो पहले तो इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मेरे को ना हाइट की ही पत्तियां खानी, तो अब हाइट की पत्तियां खानी तो कैसे खाऊं? तो गर्दन लंबी करो, तो ये मैंने एक्वायर कर लिया कैरेक्टर। अब ये एक्वायर कैरेक्टर मैं अगली जनरेशन में भी पास करूंगा। तो देखो, as they passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generation, तो रिजल्ट ये हुआ कि आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनकी गर्दन लंबी रही। एकदम बकवास थ्योरी, एकदम कंप्लीट बकवास थ्योरी। अब बोलोगे मैम फिर एक्चुअल में क्या हुआ होगा? तो सुनो ध्यान से, एक्चुअल में ये हुआ होगा, म्यूटेशन तो हुआ ही होगा। तो ओरिजिनली कुछ इस टाइप का जिराफ सारे मिलते होंगे, सारे के सारे इस टाइप के जिराफ थे। म्यूटेशन हुआ, ठीक है, और कुछ जिराफ इस कैटेगरी के मिलने लगे म्यूटेशन के कारण। अब ये हुआ कि जो ऐसी वाले नंबर 1 वाले हाइट के नेक वाले जिराफ थे, उनके पास ऑप्शन था नीचे ही प्लांट्स को खाना, हर्ब शर्ब्स को ही खाना, वो हाइट वाले को नहीं खा सकते थे। पर इनके पास 2 ऑप्शंस आ गए, हर्ब शर्ब्स जो ओरिजिनली जो 1 वाला जनरेशन फीड कर रहा था उनको भी खाओ, साथ में सिंस म्यूटेशन हुआ है तो हाइट लंबी हो गई है इसकी, मतलब म्यूटेशन के कारण, जीनोटाइप में चेंज होने के कारण, तो अब वो नीचे का भी खाते थे और थोड़ा हाइट की पत्तियां भी खाने लगे। ठीक, अब हुआ ये कि ऐसे बहुत टाइम तक चला होगा, बहुत मतलब ड्यूरेशन तक ये ऐसे ही चला होगा। अब हुआ होगा ये, अब मतलब कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी चेंज हुई होगी कि हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में फ्लड आ गया होगा। तो हुआ ये कि जितने भी जो छोटे घासेस है, हर्ब शर्ब्स है, वो सारे पानी में इमर्स हो गए। ठीक है, तो वो खराब हो गए। अब इनके पास खाना क्या हुआ? खत्म हो गया, मिला ही नहीं। तो हो सकता है कि ये क्या हो गए? गायब हो गए, वैनिश हो गए, एक्सटेंट हो गए। पर सिंस इनके पास म्यूटेशन था, देखो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, सिंस इनके पास म्यूटेशन था तो इनके पास सिंस अब नीचे वाला ऑप्शन खत्म, पर सिंस गर्दन लंबी थी तो वो हाइट वाले भी प्लांट्स का पत्तियां फॉरेज करने लगे। ठीक, ऐसे अब क्या होगा कि ये वाली जनरेशन पूरी खत्म हो गई होगी। अब आओ इस वाले पे, अब ये बहुत टाइम तक ये ऐसे करने लगे, फिर वापस कुछ टाइम के बाद म्यूटेशन आया, इनकी गर्दन और लंबी हो गई, और लंबी होती चली गई। अब वापस वही आया होगा कि वापस फ्लड आया या कोई बीमारी हो गई होगी कि जिन पे ये फीड करते थे वो सारे के सारे, अब जो ये नंबर 2 वाला है ना, जो नंबर 2 वाला है उस टाइम पे कोई ऐसा डिजीज आई होगी कि जितना भी उनका क्रॉप था जिसके ऊपर वो फीड करते थे वो सब खराब हो गया। पर इन्हीं की जो अगली जनरेशन जिनमें फिर से म्यूटेशन आया था, उनकी हाइट, गर्दन की हाइट थोड़ी और लंबी थी। ठीक है, सिंस उनकी गर्दन की हाइट थोड़ी और लंबी थी तो ये सिंस बच भी गए, क्योंकि हाइट थी तो पूरे के पूरे पानी में इमर्स भी नहीं हुए, तो बच भी गए, और साथ में इनको फूड भी मिल गया, हाइट वाले ट्रीज का फूड, मतलब पत्तियां भी खाने को मिल गई। और उसी तरीके से ये वाली जनरेशन भी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई।
ठीक, वापस हो सकता है म्यूटेशन आया, अब एकदम हाइटेड नेक वाले जिराफ हुए पैदा, मतलब जो अगली जनरेशन में। स्टार्टिंग में देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए जिराफ, ये जो एक्स्ट्रा गर्दन जिसकी लंबी होगी वो एबनॉर्मल है, अपन को ऐसा लगेगा क्योंकि मेजॉरिटी तो यही मिल रहा है। पर हो सकता है वापस कोई कैटास्ट्रॉफिक चेंज आया होगा, बहुत ज्यादा फ्लडिंग हुई होगी कि ये सिंस हाइट इनकी छोटी थी तो ये खत्म ही हो गए और ये सिर्फ यही बच गए। तो आज हम जो जिराफ देख रहे हैं ये बहुत सालों का रिजल्ट है, करेक्ट है, ठीक है, म्यूटेशन का रिजल्ट है और साथ में नेचुरल सिलेक्शन का रिजल्ट है। मतलब म्यूटेशन तो हुआ पर नेचुरल सिलेक्शन ने उस म्यूटेशन को चूज भी किया कि यही वाला म्यूटेशन सिंस वो अब इस कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में अडेप्ट कर पा रहा है तो ये वाला म्यूटेशन क्या होगा, आगे पास ऑन होगा। और बाकी वाले लोग जिनमें ये म्यूटेशन नहीं है, सिंस वो फिट नहीं है सर्वाइव करने के लिए, इसलिए वो यहीं खत्म हो जाएंगे। हुआ क्लियर? सेम कहानी तुम हाथी की भी पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे ही कुछ एकदम बोल सकते हैं हॉर्स से भी कम, डोंकी का साइज था हाथी, एलिफेंट, इवॉल्व हो के वो आज इतना बड़ा बन गया है। तो वापस क्या हुआ, धीरे धीरे म्यूटेशंस हुए होंगे, वो म्यूटेशन जो फेवर हुए, किसने फेवर किए, नेचुरल सिलेक्शन ने फेवर किए उनको। ठीक, चलो तो इसी बेसिस पे आगे देखते हैं कि अब अगर मेरे को कंक्लूड करना रहे कि एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन होता किन पॉइंट्स पे है, तो देखो जरा, नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कॉम्पिटिटिव सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला जो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बार किस फॉर्म में आएगा, एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा। 4-5 स्टेटमेंट लिखे रहेंगे, ऊपर में क्वेश्चन रहेगा कि अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट थ्योरी गिवन बाय डिफरेंट नेचुरलिस्ट एंड साइंटिस्ट, the final conclusion made on the natural selection is, अब तुम्हें मल्टीपल चॉइस मतलब 6-7 स्टेटमेंट देंगे और उसमें से कॉम्बिनेशंस में स्टेटमेंट को चूज करना है कि एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन होता किस बेसिस पे है। तो अपन को सारे स्टेटमेंट याद रखने हैं क्योंकि सारे स्टेटमेंट अपन को सिलेक्ट करने हैं, या फिर इसी को ऐसे वो बोल देंगे कि 4 स्टेटमेंट दे दिए जो मतलब और 4 पॉइंट्स पढ़ाने वाली वो, उनमें से एक को गलत लिख देंगे और बोलेंगे फाइंड द इनकरेक्ट वन, पर उसके लिए पता होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है, कि इनकरेक्ट और करेक्ट क्या है। तो देखो, natural resources are limited, population are stable in size except for seasonal fluctuation, मतलब नेचर में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिराफ का जो एक्चुअल में कहानी हुई उसमें बताया कि नॉर्मल में जो कम गर्दन की हाइट वाले जो जिराफ थे वो एकदम सरवाइव कर रहे थे, सब कुछ सही था, स्टेबल थी पॉपुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पॉपुलेशन भी स्टेबल थी साइज में, नेचुरल रिसोर्स भी कम थे, घास भी उतने ही क्वांटिटी में उग रही थी। पर प्रॉब्लम कहाँ आ गई, आ गया कुछ सीजनल फ्लक्चुएशन, जैसे मैंने बोला ना, बाढ़ आ गई सपोज करो, तो पूरा घास खत्म, अब पूरा घास खत्म तो उनका फूड ही खत्म, वो सिर्फ घास ही खाते थे, अब उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा तो वो स्टार्व करने लगे। पर वहीं पे कुछ म्यूटेशंस थे जिनके पास लंबी गर्दन थी, तो अब उनके पास ऑप्शन ये रहा कि सिंस घास खत्म हो गई, सिंस उनकी गर्दन लंबी थी, थोड़े हाइट के प्लांट भी खाने शुरू कर दिए। कुछ हुआ क्लियर? तो देखो, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, पॉपुलेशन भी स्टेबल होती है, पर जब कोई सीजनल फ्लक्चुएशन आता है, मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, वही चीज कि म्यूटेशन पहले से रहते हैं, वेरिएशन पहले से होता है, पर एक्सप्रेस करने को मौका कब मिलेगा, जब सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक, तो देखो, तो मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक, इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक, दो कोई इंडिविजुअल एक जैसे होते ही नहीं है, पर वही इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आर इनहेरिटेड। मतलब वही एक्सप्रेस करने का काम कब होगा, जब माहौल बनेगा, है ना। जैसे अपॉर्चुनिटी जैसे ही बन रही है तो उसको पकड़ लो, ग्रैब कर लो। तो ऐसी चीज है कि तुमको गाना भी आता है, डांस भी करना आता है, पर हमेशा तुमको भेजा गया सिंगिंग कंपटीशन में। सपोज करो इस बार आ गया डांस कंपटीशन, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन थे, गाना भी है डांस भी, तुमने दोनों में पार्ट ले लिया, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास टैलेंट पहले से था पर एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला। जैसे ही सिचुएशन क्रिएट हुई तुम पहुंच गए खुद को दिखाने में कि हम भी टैलेंटेड हैं, हम भी डीआईडी में पार्ट लेंगे। हुआ क्या क्लियर? अब देखो, तो यही एक्चुअली नेचर में भी ऐसे ही होता है, वेरिएशन सबके पास है ना। मैं देखो, हम सब लोग, सारे के सारे लोग 99.9% सेम है, सिर्फ वो जो 1.1 का डिफरेंस है ना, वो जो वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के कारण वेरिएशन हो रहा है, जो सैटेलाइट डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण जो वेरिएशन हो रहा है, उसके कारण हम सब लोग यूनिक हैं। तो कभी भी कंपेयर नहीं करना है खुद को, क्योंकि हर जन यूनिक है, ठीक। और यूनिक तो है, हर जन के पास अलग अलग हिडन टैलेंट भी है, पर वही है, जब माहौल बनेगा, जब सिचुएशन बनेगी, कब बनेगी, अब जब कोई सीजनल फ्लक्चुएशन होगा। अब तुम्हारे केस में सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं होगा, एग्जाम्स उसको बोलते हैं ना, तो तुम्हारा सीजनल फ्लक्चुएशन वाला एग्जाम्स आएंगी, तब तुम खुद का टैलेंट एक्सप्रेस करोगे,
ठीक, तो जब एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इनहेरिट भी हो रहे थे, पर पता नहीं था कब एक्सप्रेस हुए, जब सीजनल फ्लक्चुएशन हुआ। ठीक, आगे देखो, द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ग्रोइंग बैक्टीरिया पॉपुलेशन, एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइजेस रियलिटी आर लिमिटेड मीन्स दैट देयर हैव बीन कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। तो कॉम्पिटिशन तो हमेशा का रूल है, हमेशा कॉम्पिटिशन होता रहेगा, पर वही है कि कॉम्पिटिशन में जो खुद को फिट साबित करेगा वो जीतेगा। सीधा सा लॉजिक है। तुम इतना क्यों पढ़ रहे हो? ताकि 12th बोर्ड में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। क्यों आए 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स? ताकि अगर तुम ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या CUET दोगे तो तुम्हारे कंसेप्ट सही रहेंगे। CUET या नीट दोगे तो कंसेप्ट सही रहेंगे, तो नीट में अच्छे मार्क्स आएंगे, CUET में अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर तुम्हारे चॉइस ऑफ कॉलेज तुमको मिलेगा। एट द एंड तुम क्या कर रहे हो? कंपटीशन कर रहे हो। किससे कंपटीशन कर रहे हो? जितने भी लोग, जितने भी 12th में लोग, 12th मतलब जितने भी इंडिया में तुम्हारे साथ लोग 12th की एग्जाम दे रहे हैं और साथ में नीट, CUET, जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उनका कंपटीशन है। क्यों कॉम्पीट कर रहे हो? क्योंकि तुमको सर्वाइव करना है। देखो बॉटम लाइन वही है, कहानी गोल घूम के वही आती है कि हमको लाइफ में सर्वाइव करना है और अच्छे से सर्वाइव करना है। ठीक, तो इसीलिए सारी क्या हो रही है? कंपटीशन हो रही है। तो नेचर में भी क्या हो रहा है? कंपटीशन ही हो रहा है। देखो तुमने सुना होगा कि अब जो फ्यूचर मैन आने वाला है उसका नाम है होमो सेपियंस फ्यूचरलेस। उसका IQ लेवल बहुत ज्यादा रहेगा, तो वो क्या करेगा? वो हम सबको खत्म कर देगा क्योंकि वो बेटर है। ठीक है, वो कंपटीशन में जीतेगा। तो वही अपन भी वही कर रहे हैं, नेचर भी वही कर रहा है। तो देखो आगे, तो अगली स्लाइड क्या बोल रही है देखते हैं। Only some survived and grew at the cost of other that could not flourish. But obvious है, कुछ जिंदा रह जाएंगे, बाकी जो compete नहीं कर पाएंगे, जो survive नहीं कर पाएंगे, वो तो vanish ही हो जाएंगे। The novelty and brilliant insight of Darwin was this: he asserted that variation which are heritable and which make resource utilization better for few adapted to habitat better will enable only those to reproduce and leave more progeny. But obvious जो habitat में adjust हो जाएंगे, survival show करेंगे, fit दिखाएंगे, adapt कर पाएंगे, और जो adapt करके जो characteristics जो mutation के through या तो naturally आए हैं या उन्होंने inbuilt किए हैं। ठीक है, अब inbuilt ऐसे morphological character inbuilt नहीं होते, इंसान हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला मतलब ब्रेन है, तो हम पढ़ाई करके खुद को वापस फिट बना सकते हैं। पर नेचर में अगर कोई मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज लाना है तो वो तो म्यूटेशन से ही आएगा। तो कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ जो तुमको ज्यादा फिट दिखा रहा है, जो तुम एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है उससे एडजस्ट कर पा रहे हो, तो सिर्फ तुम ही सर्वाइव करोगे, बाकी सारे गायब हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, और वही ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर पाए हैं वही सबसे ज्यादा क्या छोड़ के जाएंगे? प्रोजेनी छोड़ के जाएंगे। आगे, हेंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम over many generations survival will leave more progeny and there would be a change in population characteristics and hence new form appear to arise। मतलब अब जब जो पुराने वाले ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो स्पीशीज थी वो गायब हो जाएगी क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाई, और अब जो धीरे धीरे म्यूटेशन से जो न्यू स्पीशीज आई है, जब अब वही सरवाइव कर पाई, उन्हें उसी ने प्रोजेनी बढ़ाई। अब इस स्पीशीज को तुम जब ओरिजिनल स्पीशीज से कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा एकदम अलग है, वो एकदम अलग थी, ओरिजिनेट वहीं से हुई थी, पर चेंजेस आते गए, म्यूटेशन आते गए, अडेप्टेशंस होने लगे, नेचुरल सिलेक्शन होने लगा, प्रोजेनी आगे बढ़ाती चली गई, वही प्रोजेनी बल्क में पैदा हो गई, मतलब बल्क में हो गई, ओरिजिनल वाली तो वैसे ही गायब हो गई थी, उनकी प्रोजेनी भी आगे नहीं बढ़ी, अब ऐसा लगेगा कि यही एक्चुअल की स्पीशीज है। हुआ क्लियर? तो इसके साथ हमारा एडेप्टिव रेडिएशन होता है खत्म। तो क्या करेंगे, हम वेबसाइट पे जाएंगे www.magnetbrains.com, जैसे ही टाइप करेंगे ये होम पेज आएगा, क्लास को सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टॉपिक या चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक है वो सिलेक्ट करेंगे और सुनना शुरू करेंगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक बने रहो मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।